नमस्कार साथियों, प्रणाम। आज की क्लास गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आपका पुनः स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एलटी की परीक्षा अब धीरे धीरे निकट आती हुई और वहाँ पे जो प्रथम भाग है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, उससे रिलेटिव आज क्वेश्चन जानेंगे। तो पहला यहाँ पे है, गैरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। तो गैरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य कैसा है? व्यवहार का ज्ञान हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो गैरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। सेकंड देखें यहाँ पे, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। तो किसके लिए? सर्वांगीण विकास के लिए। सर्वांगीण विकास के लिए वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। बढ़ते अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट है साथियों, किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? कौन सी ऐसी अवस्था है? तो किशोरावस्था। किशोरावस्था में आपने देखा होगा कि बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, शिक्षक शिक्षा का बर्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए शिक्षा का? तो आदर्शवादी होना चाहिए। शिक्षक होगा साथियों, यहाँ पे शिक्षा नहीं बल्कि शिक्षक। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। बट अगले पॉइंट पे अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? रेशियो। तो 1:30। 1:30 एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात होना चाहिए, अर्थात 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। बढ़ते अगले प्रश्न पर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि है? तो निर्गमन विधि। निर्गमन विधि। अब बढ़ते अगले पॉइंट पे अगला क्वेश्चन है, बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है। कहाँ पर? बालक जो होते हैं वो सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखते हैं, खेल के मैदान में। खेल का मैदान आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो साथियों 3 प्रकार की। 3 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि? तो मूर्त बुद्धि को कहा जाता है। मूर्त बुद्धि आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक विधि में, किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? शिक्षण सूत्र। तो आगमन विधि में। आगमन विधि आपको बिल्कुल साथियों याद रखना है। बट अगले क्वेश्चन पे, अगला यहाँ पे देख लेते हैं साथियों विवेकानंद के बारे में। तो विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विवेकानंद का जन्म कब हुआ? तो 12 जनवरी 1863 को। और इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद के दर्शन पर उनकी माता, उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस वेदांत दर्शन और उस समय की भारत की धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों का असर पड़ा। विवेकानंद के अनुसार सभी धर्मों का मूल एक ही है और एक ही ब्रह्मा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिखाई देता है। स्वामी विवेकानंद ने भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों को महत्वपूर्ण माना। तो देखिए साथियों, विवेकानंद ने भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों को महत्वपूर्ण माना और दोनों के समन्वय पर बल दिया। विवेकानंद 1881 में रामकृष्ण परमहंस से मिले। तो विवेकानंद का जो शिक्षा दर्शन है उसमें लिखा है कि 1885 में परमहंस ने विवेकानंद को अपना आश्रम का उत्तरदायित्व सौंप दिया। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने दो चरणों में आने अपने गुरु के सौंपे गए कार्य को आगे बढ़ाया। 1886 से 1892 में, दूसरा था 1893 से 1902 में। तो पहले चरण में इन्होंने परमहंस के कार्यों को देश के अंदर ही आगे बढ़ाया, जबकि दूसरे चरण में विवेकानंद ने वेदांत और रामकृष्ण परमहंस के कार्यों को पश्चिम देशों और अमेरिका में प्रसार करने का कार्य किया। तो इस तरह से थे इनके बारे में। और विवेकानंद के दर्शन की विशेषताएं क्या थी? ईश्वर या ब्रह्मा का अस्तित्व ये मानते थे। साकार और निराकार दोनों प्रकार के ईश्वर का अस्तित्व है बोलते थे। ईश्वर और जगत की एकता पर बल दिया।
इनके अनुसार ईश्वर और जगत में कार्य कारण संबंध होता था। विवेकानंद ने जगत को दो भागों में बांटा, बरही जगत और आंतरिक जगत। विवेकानंद न मानव को सबसे विवेकानंद न मानव को सबसे बड़ा मंदिर माना विवेकानंद ने मानव को सबसे बड़ा मंदिर माना और इन्होंने कहा कि अंतिम सत्य ईश्वर है। हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षण की पंचपदी प्रणाली प्रस्तुत की। तो साथियों क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षण की पंचपदी प्रणाली प्रस्तुत किसने की? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। और इन्होंने इसके अंतर्गत बताया, पहला बताया प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना या स्पष्टीकरण, सामान्यीकरण, अभ्यास या प्रयोग करना। तो साथियों शिक्षण की पंचपदी प्रणाली हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया और उन्होंने उसमें निम्नलिखित प्रकार से समझाया। पहला है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, सामान्यीकरण और अभ्यास या प्रयोग करना। शिक्षा में प्रकृतिवाद का योगदान। प्रकृतिवाद ने बालक को प्रमुख स्थान दिया, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रेरणा दी, शिक्षा में शब्दों के स्थान पर अनुभव को महत्व दिया, अर्थात पुस्तकीय ज्ञान की कम महत्व दिया। तो प्रकृतिवाद ने बालक को प्रमुख स्थान दिया, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन की प्रेरणा दी, शब्दों के स्थान पर अनुभव को ज़्यादा महत्व दिया, अर्थात पुस्तकीय ज्ञान की कम महत्व दिया। और प्रकृति की ओ लोटो नारा भी किसका है? ये प्रगतिवाद का है और प्रगतिवाद से रिलेटिव रूसो है। साथियों कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटिव है बीएड फर्स्ट पेपर के लिए। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग प्रवृत्ति है? तो 88% आपको याद होगा। उत्तराखंड की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो 12.5% भूमि ही उत्तराखंड में कृषि भूमि योग्य है। तीसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल में कहेगा साथियों उत्तराखंड देश में तो 18वां राज्य है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे उत्तराखंड में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो गेहूं सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में बोई जाने वाली फसल है। सेकंड पे देखें उत्तराखंड में आय का मुख्य स्रोत क्या है साथियों? तो यहाँ पे जो इनकम सोर्स है उत्तराखंड में वो पर्यटन से रिलेटिव है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है साथियों? तो नंदा देवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूरी किसे कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु इसका राइट आंसर है रूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से हैं? तो गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। और भारत के 4 धाम कौन से हैं? तो बद्रीनाथ है, पुरी है, द्वारिका है और रामेश्वरम है। बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका और रामेश्वर। कुमाऊं व नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है साथियों? कुमाऊं हो गया नेपाल, इन दोनों को काली नदी अलग करती है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम बार क्रिकेट कब खेला गया? देखिए ये एलटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 1933 में 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत में प्रथम बार क्रिकेट खेला गया। अगला क्वेश्चन देखें हम कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। और वर्तमान रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है साथियों? ये आपको कमेंट करना है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो देवताल झील है। सर्वाधिक साक्षरता उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो देहरादून आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज इतने ही क्वेश्चन देखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।